दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फॉरएवर स्टॉक में। देखिए, हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग को कंपेयर किया था। उस वीडियो को अच्छे खासे 48,000 व्यूज़ मिले हैं, लेकिन उस मुकाबले हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो कि मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में पूरे बेसिक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां पे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उसकी एक पीडीएफ कॉपी भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप इसे डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि आपको पूरी बेसिक नॉलेज आ जाएगी स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है। जब भी हम नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में ख्याल आता है, भाई ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे लोगों का पैसा डूब जाता है, न जाने कितने लोगों बर्बाद हो गए। लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट समझने से पहले आपको समझना होगा कि कंपनी कैसे वर्क करती है। ठीक है, देखिए, स्टॉक जो है वो एक कोई लॉटरी टिकट नहीं है, वो कंपनी का एक हिस्सा है, उसके पीछे एक कोई कंपनी है। स्टॉक मार्केट जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम स्टॉक बाय करते हैं। स्टॉक बाय करना मतलब क्या? कंपनी में हिस्सेदारी बाय करना। बट वो कंपनी मस्ट बी अ लिस्टेड कंपनी, चाहे वो बीएससी पे लिस्टेड हो या फिर एनएससी पे। प्राइमरीली कंपनी के दो टाइप होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के पीछे आपको पीवीटी एलटीडी दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब उसका कोई प्राइवेट ओनर है और उसमें जाके कल को कोई भागीदार नहीं बन सकता है। ठीक है, और दूसरा टाइप आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के पीछे आपको लिमिटेड दिखाई देगा, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड भी हो सकती है, मतलब वो स्टॉक मार्केट में नहीं भी हो सकती है, फिर भी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो भी एनएससी या तो फिर बीएससी पे लिस्टेड है, उसमें हम जाके भागीदार बन सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। कोई भी आदमी हो, कहाँ पे भी इंडिया में रहता हो, वो सीधा उस कंपनी का एक हिस्सा, एक भागीदार बन सकता है। आपको कोई भी मैनेजमेंट की, किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप स्टॉक बाय कर लीजिए और आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। अब आप पूछोगे बीएससी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 9 जुलाई 1875 में मुंबई में हुई थी। उसका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स, जो भी अलग अलग 30 कंपनियां हैं इंडिया की, उसको मिला के सेंसेक्स बनता है। सेंसेक्स बस एक इंडेक्स है, ये कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो बीएससी की बिल्डिंग ऐसी, आपने अखबारों में देखा होगा, जब भी स्टॉक मार्केट का जिक्र होता है ऐसी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जो कि है बीएससी की बिल्डिंग। यह है मुंबई में दलाल स्ट्रीट पे। ठीक है, और जो दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी शुरुआत भी मुंबई में ही 1992 से हुई। इसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 कहलाता है, ये ज़्यादा फेमस है। ये भी भारत के जो टॉप के 50 अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, उसको मिला के इसका इंडेक्स निफ्टी 50 कहलाता है। ठीक है, एनएससी की बिल्डिंग ऐसी दिखती है, जो कि है बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये भी मुंबई में ही है। देखिए, ये बीएससी जो है हमारा, वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड के जो भी मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसकी जो कंपैरिजन करें तो सबसे पहले आता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $26 ट्रिलियन का है। और हमारा देखिए, हम आते हैं 8वें और 9वें नंबर पे। 8वें नंबर पे बीएससी, जिसका मार्केट कैप लगभग $4 ट्रिलियन है, और एनएससी का मार्केट कैप $3.5 ट्रिलियन है। देखिए, हमारे गवर्नमेंट इसको बता रही है कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की करनी है, तो ये एक्सचेंज भी उस मुकाबले बढ़ जाएगा। गौर करने की बात है कि जो चाइना का एक्सचेंज है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, उसकी मार्केट कैप है $7.5 ट्रिलियन, मतलब देखिए कितना ज़्यादा है हमारे से। ठीक है, और हांगकांग का है 7वें नंबर पे, हमारे जस्ट आगे है, उनका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का है। मतलब हम जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे तो हम हांगकांग को भी पीछे छोड़ देंगे। देखिए, हमें कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो हम डायरेक्टली बीएससी या तो फिर एनएससी में तो नहीं जा सकते हैं ना, तो उसके लिए लगता है हमें ब्रोकर, डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर भी है, डिस्काउंट ब्रोकर भी है। इनमें क्या डिफरेंस है मैं वो अलग वीडियो में बता दूंगा आपको, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर ज़्यादा बेहतर रहेंगे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसमें जीरोधा आ जाता है, अपस्टॉक आ जाता है, फायर्स, ग्रो, 5 पैसा, इनके लिए
मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिनमें मैंने इन सबको कंपेयर किया था। फिलहाल ही मैंने एक वीडियो बनाया था पेटीएम मनी वर्सेस जीरोधा ग्रो को, उनके शॉकिंग रिजल्ट्स मैंने एक्सेल शीट पे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, जाके देख लीजिएगा, और मैं इधर आई बटन में भी आपको दे दूंगा। देखिए, जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको कंट्रोल कौन करता है? कोई तो बॉडी होगी जिनमें यहाँ पे कभी भी बीएसई में या फिर तो एनएसई में अगर फ्रॉड होते हैं तो उनको एड्रेस करने का काम सेबी करती है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, ठीक है। सेबी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अगर कोई फ्रॉड होता है जो भी एक्सचेंजेस में, ब्रोकर का अकाउंट भी कैंसिल करवाने की इनमें पावर होती है। देखिए, हम स्टॉक मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट स्टॉक में या तो फिर म्यूचुअल फंड में। देखिए, इनमें क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। जो स्टॉक होता है वो किसी भी सिंगल कंपनी का होता है। अगर हमें उस कंपनी का स्टॉक बाय करना है तो उसके लिए फुल प्राइस पे करनी होगी। मान लीजिए अगर वो स्टॉक की प्राइस 5000 रुपीज है तो हमें 5000 दे के उसको बाय करना होगा, हम उसे आधा नहीं बाय कर सकते हैं। जैसे कि हम उसे खुद बाय कर रहे हैं तो हम उसे मैनेज कर रहे हैं, अगर लॉस हुआ तो हमारा लॉस होगा, और उसके लिए उस स्टॉक को बाय करने के लिए आपको ब्रोकरेज देना पड़ सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जैसे कि एक फंड है, इसमें अलग अलग बहुत सारी कंपनियां हो सकती है, मतलब एक फंड में बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं। और म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए आपको मिनिमम वैल्यू देनी होगी, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड के हाउसेस पे डिपेंड होगा कि वो मिनिमम कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। 500 रुपीज में आप म्यूचुअल फंड कोई भी बाय कर सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड के यूनिट एनएवी पे डिपेंड करते हैं। एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। जैसा कि म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कौन से कंपनी में नहीं। और म्यूचुअल फंड में फी लगता है आपको, एक्सपेंस रेशियो होते हैं वहां पे, एग्जिट जब भी आप विड्रॉ करते हैं। देखिए, आईपीओ क्या होता है? अगर कंपनी बहुत ही अच्छी है तो उसके प्रमोटर उसको सेल क्यों करना चाहते हैं, यह समझने से पहले हमको कंपनी को समझना होगा कि कंपनी कैसे स्टार्ट की जाती है। बराबर, देखिए कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने 2016 में एक स्टार्टअप खड़ा किया है, हम 4 पार्टनर हैं, ठीक है। हमको जमा करने हैं 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। उसके लिए हम क्या करेंगे? 10 लाख रुपए में 4 पार्टनर है तो हम 2.5 लाख रुपए जमा करेंगे। लेकिन 2.5 लाख रुपए जमा करके हम 25% के पार्टनर है, 4 फाउंडर्स मिलके, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख शेयर्स तैयार करेंगे, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट जब हम कंपनी के बनाएंगे उसमें 1 लाख शेयर्स मेंशन करेंगे, और उसकी फेस वैल्यू कितनी रख देंगे? 10 रुपए। तो 1 लाख गुनी कितने होंगे? 10 लाख रुपए हो जाएंगे। बराबर, तो ये हो गया हमारा इनिशियल कैपिटल। और हम 25% के पार्टनर है, मतलब हमारे पास होंगे 25,000 शेयर्स एक के पास, तो ये टोटल बन जाएंगे 1 लाख शेयर्स। बराबर, तो ये 10 लाख हो गई हमारी इनिशियल कैपिटल। हम उसमें क्या करेंगे? जैसे कि हमारा एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो हम ये 10 लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए हम ऐप बनाने वाले को दे देंगे, और जो बचा 5 लाख रुपए वो कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। तो 5 लाख बचे, और वो 5 लाख भी हम अलग अलग ऑफर देने में कंपनी ने खर्च कर दिए। और बाद में 2020 में हमारे पास कैश ही नहीं बचा कंपनी के पास, क्योंकि हमारी जो ऐप है वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है, सब लॉस कर रहा है, सब ऑफर दे रहा है। और उसके बाद 2020 में हमको लग गए फंड्स की ज़रूरत। बिना पैसे के तो कंपनी चल ही नहीं सकती है, कंपनी चलाने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है। उसमें आ जाता है लोन लेंगे किसी के पास से, लेकिन बैंक वाले तो हमें खड़ा ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एसेट ही नहीं है। हमारा बस एक ऐप है, ऑफिस भी वो रेंट पे है, तो हमारे पास कुछ भी फिजिकल एसेट ही नहीं है गिरवी रखने के लिए बैंकों के पास, तो हमें बैंक कर्जा नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम हमारा साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे? इक्विटी फाइनेंस का जरिया अपनाएंगे। इक्विटी फाइनेंस क्या होता है? हम क्या करेंगे? जब कंपनी स्टार्ट किया था तो हमने 1 लाख शेयर्स बनाए थे 10 रुपए के फेस वैल्यू पे। तो इक्विटी फाइनेंस में क्या होता है? वैसे ही शेयर्स हम अभी क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम आईपीओ लॉन्च करेंगे अपना। आईपीओ में 3 टाइप होते हैं। एफपीओ होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि अगर कोई कंपनी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसको अगर पैसों की जरूरत पड़ते हैं तो वो फॉलो ऑन ऑफर लाते हैं, मतलब उसमें राइट इशू आ जाता है। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं उनको और शेयर्स देके उनके पास से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो कि कंपनी अपने ग्रोथ में लगाती है। और दूसरा टाइप आ जाता है ओएफएस। ओएफएस उसके नाम में ही है, ऑफर फॉर सेल, मतलब हमारे जो 4 पार्टनर है
जो भी फाउंडर है वो क्या करेंगे, एक बोलता है मैं अपने शेयर्स बेच दूंगा, तो उसके जो शेयर्स है उसके ऊपर निर्भर रहता है कि वो कितना बेचना चाहता है, ठीक है। बट उसने जो भी सेल करेगा वो शेयर्स, तो वो उसके पास पैसा आएगा, ना कि कंपनी के बैलेंस शीट पे दिखाई देगा, ठीक है। तो वो कहलाता है OFS। कंपनी ऐसा भी कर सकती है, IPO लाने के समय OFS और फ्रेश इशू भी साथ में ला सकती है। अभी फ्रेश इशू क्या है? फ्रेश इशू मतलब कंपनी अलग से नए शेयर्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कहा था, कंपनी को पैसा चाहिए तो ये 1 लाख शेयर्स और बना देगी। तो अभी फ्रेश इशू में हम क्या करेंगे, जब IPO कंपनी लाती है तो 1 लाख शेयर्स और बना देगी। जैसे कि कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया तो उसी 10 रुपीज फेस वैल्यू पर 1 लाख शेयर्स के बन जाते हैं 10 लाख। तो ये 10 लाख फ्रेश इशू से हमें मिलेंगे IPO के जरिए, बराबर। तो कंपनी के शेयर्स अब कितने हो जाएंगे, 2 लाख, बराबर। ऐसे ही IPO में कंपनी आती है क्योंकि उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है। वैसे ही वो फ्रेश इशू लाते हैं, मतलब कंपनी और शेयर्स क्रिएट करती है और वो मार्केट में बेच देती है। बेचने के बाद जो भी IPO में उस शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब जो भी शेयर्स बाय करते हैं, वो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और उसे वो अपने ग्रोथ में लगा देती है। ऐसे ही कंपनी IPO लाती है। जब भी हम कंपनी को IPO में लॉन्च करते हैं तो उसका एक शेयर का प्राइस फिक्स कर देते हैं, बट मार्केट में जब भी वो लिस्ट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, बराबर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो स्टॉक का प्राइस जो भी फिलहाल जो चल रहा है एक्सचेंज पे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मान लीजिए हमारे स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपये और जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 1 करोड़, ठीक है। तो हमारे कंपनी का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 100 करोड़, बराबर। यहाँ पे एक बात समझनी होगी आपको, शेयर का जो प्राइस होता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का नहीं बताता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं MRF का। MRF का शेयर की प्राइस चल रही है 84,000 ऑन 9 सितंबर और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 36,000 करोड़, मतलब MRF की कंपनी 36,000 करोड़ की है। वैसे ही HDFC बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है 1499 ऑन 9 सितंबर, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 8,33,548। इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप कंपेयर कर सकते हैं MRF का स्टॉक प्राइस और HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस। कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को नहीं शो करता है। हमें देखना होगा कि उसके पास कितने शेयर्स है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन समझने के बाद हम देखते हैं कि ये मार्केट में अलग अलग कैप क्या होते हैं। नैनो कैप मतलब क्या, लेस देन 10 करोड़ अगर मार्केट कैप है तो वो कहलाएगा नैनो कैप। उसके बाद माइक्रो कैप आता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ से 100 करोड़ तक होगा, और स्मॉल कैप में 100 करोड़ से 500 करोड़ होगा, और मिड कैप में कितना होगा 500 से 7,000 करोड़ होगा, और लार्ज कैप में 7,000 से 20,000 करोड़ प्लस भी हो सकता है। जो लार्ज कैप स्टॉक है वो बहुत ही स्टेबल और बहुत बड़ी कंपनियां होती है जिन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक भी कहते हैं। अगर कोई कहेगा आपको हम तो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उसका कहने का मतलब है जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। अभी रिलायंस का मार्केट कैप 17 लाख करोड़ का है दोस्तों। आप उसी हिसाब से निफ्टी 50 में अलग अलग इंडाइसेस है। इंडाइसेस मतलब क्या, निफ्टी 50 तो मेन इंडेक्स हो गया, उसके बाद आता है निफ्टी 100 इंडेक्स, 500 इंडेक्स भी है। मिड कैप हमने पहले ही देखा, जिनका मार्केट कैप लार्ज कैप के नीचे है वो कहलाती है मिड कैप 50 इंडेक्स। स्मॉल कैप भी आता है और मिड स्मॉल कैप भी है, मतलब ये हाइब्रिड टाइप का इंडेक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है दोस्तों इंडिया में। और उसके बाद आते हैं जो मार्केट में प्रोमिनेंट सेक्टर होते हैं, मतलब एनर्जी सेक्टर हो गया, जो कि एनर्जी के जो भी रिलेटेड कंपनियां हैं वो उस सेक्टर में आ जाती है। मटेरियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यूटिलिटीज है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, कंज्यूमर स्टैपल्स है, इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, रियल एस्टेट है। बहुत सारे जो सेक्टर है वो मार्केट में होते हैं। ये जो मैं दिखाया हूँ इससे अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसके भी इंडाइसेस अलग है। निफ्टी ऑटो के अलग है, निफ्टी बैंक के अलग है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है,
फाइनेंशियल सर्विसेज की भी है। अभी निफ्टी ने हेल्थ केयर इंडेक्स भी लॉन्च किया है, ये न्यू दिखा रहा है यहाँ पे। निफ्टी फार्मा है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है, निफ्टी पीएसयू बैंक है। पीएसयू मतलब ये गवर्नमेंट कंट्रोल के होते हैं। तो ऐसे अलग अलग इंडाइसेस है स्टॉक मार्केट में। अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे पी रेशो क्या होता है, आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ईबिट क्या होता है, ईबिटा क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, मतलब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है। ये हम अगली वीडियो में पूरे डिटेल से, ये भी फाइनेंशियल जो टर्म है, ये कंपनी को जानने के लिए, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ये टर्म बहुत ही कारगर साबित होगी दोस्तों। ये समझने के बाद आपको कोई भी कंपनी चूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जल्दी ही मैं अगले वीडियो में आपको पूरे डिटेल दे दूंगा और इसका जो पीडीएफ कॉपी है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।